जांबाज मुजाहिद, इससे पहले आप इस वलवलांगेज़ दास्तान की 7 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सब लोगों ने अपने बास की जानब तारीफ़ी निगाहों से देखा और फ़र्दन फ़र्दन उसके आइडिया की तारीफ़ की। काला बच्चा अपनी तारीफ़ से बेनियाज होकर सर्द लहजे में बोला, अगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद राजकुमार बाहर निकल आए तो उसे ज़िंदा जेल की ड्यूटी से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना अगर ज़रा सी भी ढील का मुजाहरा किया गया तो जो हाथ दलीप सिंह पर उठे हैं उसकी जद में काला बच्चा भी आ सकता है। राम प्रसाद हाथ जोड़ते हुए बोला, ये आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। काला बच्चा सबके चेहरों पर नज़रें दौड़ाता हुआ बोला, गर्दारी लाल, तुम्हें पता है चंद दूसरे किरदार भी इस मामले में मुलव्वस हैं। वो सिख महल सिंह और बूढ़ा मौलवी हामिद, इन सब पर गहरी नज़र रखो। गर्दारी इस बात में सर हिलाते हुए बोला, महाराज आप उस अशोक को भूल रहे हैं जो सारे फसाद की जड़ है। काला बच्चा जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, फ़िक्र न करो तुम लोग, मुझे इल्म है कि सारी बात वहीं से शुरू हुई है, मगर मसला ये है कि वो राह का आदमी है और मैं नहीं चाहता कि बेयाक वक्त बहुत सारे महाज खोल लूँ। बहरहाल वो भी जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। कुछ देर मज़ीद बातचीत जारी रही। उसके बाद काला बच्चा ने जेब से बीड़ी का पैकेट निकाला और बीड़ी सुलगाने लगा। सब लोग जानते थे कि ये इस बात का इशारा है कि मीटिंग बर्खास्त हो चुकी है, इसलिए सभी लोग खड़े होकर प्रणाम करते हुए बाहर निकलने लगे। दूसरी जानिब राह के मुकामी अफसरान भी सूरत हाल से बेखबर नहीं थे। उन्हें अपने ज़राए से मालूम हो चुका था कि काला बच्चा किसी वक्त भी सिकंदर के ख़िलाफ़ कोई कदम उठा सकता है। उन्हें अच्छी तरह इल्म था कि सिकंदर इसके सामने चींटी जैसी हैसियत का हामिल है। काला बच्चा जब चाहे उसे मसल सकता है। उन्हें ज़ाती तौर पर सिकंदर से क्या हमदर्दी हो सकती थी। अलबत्ता राह के पाकिस्तान डेस्क इंचार्ज मिस्टर रघुपति के वाज़े अहकामात थे कि पाकिस्तान के हवाले से सिकंदर राह का अहम मोहरा है, लिहाजा उसे किसी किस्म की गज़ंद नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसकी गुज़श्ता कारकर्दगी की बिना पर उससे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई थी। वैसे काला बच्चों को राह की मुकामी क़यादत की तरफ से वार्निंग दी जा चुकी थी कि अगर सिकंदर को कुछ हुआ तो राह और उसमें खुल्लम खुल्ला ठन जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद राह के आला अफसरान इस बात पर गौर कर रहे थे कि सिकंदर की सलामती के पेश नज़र उसे दिल्ली मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि काला बच्चा भी बाज़ हवालों से राह के लिए मुफीद खिदमत सर अंजाम देता रहा था। इसलिए वो इन दोनों के मुमकिन टकराव के नतीजे में किसी एक को भी ज़ाया नहीं करना चाहते थे। आखिरकार यही फैसला हुआ कि बाकी मादा ट्रेनिंग सिकंदर को जोधपुर के बजाय दिल्ली में दी जाएगी। सिकंदर दलीप सिंह और राजकुमार के झगड़े के बाद सूरत हाल से लाइल्म नहीं था, मगर उसके साथ ये मसला था कि वो अभी तक खुद अपने बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पाया था कि वो हकीकतन कौन से कैंप में है। बाज़ औक़ात उसे मालूम होता कि ज़ीनत से वक्ती हमदर्दी के जज्बे की बिना पर उसे अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर दिलेरी की बजाय हमाकत है। खुद अपनी जान गंवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अपनी इस दो अमली के नतीजे में वो अजीब कशमकश का शिकार था। उस रोज़ भी सिकंदर मुख्तलिफ ज़हनी उलझनों में गिरफ़्तार उस्ताद हामिद के मदरसे तक जा पहुंचा था। हालांकि उसे इल्म था कि इसकी नकलो हरकत पर पूरी तरह नज़र रखी जा रही होगी। राह इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि उसे बेलगाम छोड़ दे, मगर वो अंजाम से बेपरवाह होकर उस्ताद के पास पहुंच गया। जाने क्यों उनकी शख्सियत एक ऐसे सायादार दरख्त की सी लगी जिसकी पनाह में आकर इंसान अपनी सभी परेशानियां भूल जाता है। उस्ताद मगरिब के बाद अपने हुजरे में बैठे खाना खा रहे थे। सिकंदर की आमद पर खुश दिली से उसका स्वागत किया और अपने एक शागिर्द को भेजकर करीबी होटल से उसके लिए भी दाल रोटी मंगवाई और असरार करके अपने साथ खाने में शामिल कर लिया। सिकंदर उनकी सादा और दरवेशाना बुदोबाश से बहुत मुतासर हुआ। खाने के बाद हुजरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सिकंदर की आमद का सबब दरियाफ़त किया गया।
उस्ताद मोहतरम, इस वक्त आपके पास आने का कोई ख़ास मकसद तो नहीं था, कुछ ज़हनी बेसुकूनी महसूस कर रहा था, इसलिए आपके पास चला आया। उस्ताद अहमद चंद लम्हे उसकी आंखों में झांकते रहे। सिकंदर ने महसूस किया कि इस नहीफ़ व नज़ार शख्स की आंखों में बला की कुव्वत है। फिर उस्ताद धीरे से बुड़बड़ाए, अशोक बाबू, तुम जो कोई भी हो, बहरहाल अच्छे इंसान हो, खुदा तुम्हें हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। मुझे लगता है कि तुम उस लड़की के लिए फ़िक्रमंद हो, लेकिन देखो भाई, इस वक्त मैं उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। मैं खामखा की खुशफहमी में रहने का आदी नहीं। मैं उस लड़की की मदद राजकुमार के ज़रिए ही कर सकता था, मगर वो खुद एक बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो चुका है। जोधपुर का कोई दूसरा शख्स काला बच्चा के सामने खड़ा होने की बात करने की सोच भी नहीं सकता। लिहाजा मेरा मशवरा है कि उस लड़की को कहो कि मकान वगैरह का ख्याल ज़हन से निकाल कर अपनी आबरू और जान बचाने की फ़िक्र करे। सिकंदर खामोशी से उनकी तवील गुफ्तगू सुनता रहा। उस्ताद, मुझे आपसे इन मायूस को बातों की तवक्को नहीं थी। मैं तो आपसे बड़ा मुस्बत किस्म का जवाब चाहता था। मैं तो किसी और उम्मीद पर आपकी तरफ आया था। उस्ताद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भले ही तुम इसे मायूसी का नाम दो या कुछ और, मगर इसकी बेहतरी इसी में है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। खुद तुम भी मोहतात रहो। काला बच्चा एक ऐसा सांप है जिसके डसने से पहले ही उसका शिकार अपने अंजाम को पहुँच जाता है। अब सिकंदर को मौलवी साहब पर कुछ तैश भी आ रहा था। खासी देर बाद उनकी आवाज़ उभरी, नहीं, ऐसी बात भी नहीं। खुदा की ज़मीन कभी अच्छे लोगों से बिल्कुल खाली नहीं हुई। पूरे भारत में तो शायद बहुत सारे लोग होंगे, मगर राजस्थान में सिर्फ एक मुसलमान ऐसा है जो तैयार हो जाए तो काला बच्चा को नकेल डाली जा सकती है। सिकंदर की आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण चमकी थी। तजस्सुस भरे अंदाज में बोला, वो कौन शख्स है उस्ताद? उस्ताद अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में बोला, वो जयपुर का रहने वाला मुंशी खान है, जो कहने को तो एक स्मगलर और बदनाम आदमी है, मगर राजस्थान के मुसलमानों के लिए उसका दम भी गनीमत है। वो अगर किसी तरह इस काम की हामी भर ले तो काला बच्चा को नीचा दिखाया जा सकता है। सिकंदर कदरे पुरजोश अंदाज में बोला, आपने उस शख्स की जितनी तारीफ़ की है, इसके बाद तो उससे मिलने का इश्तियाक बहुत बढ़ गया है। उस्ताद ने कहा, यह काम इतना सहल भी नहीं। अगर ये लड़की किसी तरह उसके सामने अपनी मसलूमियत ज़ाहिर करके उसे कायल कर ले तो कोई वजह नहीं कि जोधपुर के इस सामरी का तिलिस्म ना टूट सके। अब सिकंदर ने कुछ इत्मीनान की सांस ली, मगर उस्ताद, ये काला बच्चा आखिर है क्या भला? इसके अजीब नाम की कोई वजह तस्मीया भी तो होगी। उस्ताद कदरे खुश दिली से बोला, इस नाम का ये ना समझना कि वो कोई बदसूरत शख्स है और बदशक्ली की वजह उसका ये नाम पड़ गया है। हकीकत इसके कतई बरअक्स है। वो एक खूबसूरत और वजी आदमी है जिसका असल नाम तो जिगल प्रसाद पांडे है। ज़ात का बरहमन है, मामूली से ख़ानदान में पैदा हुआ था। उसके बहन भाइयों में से कोई भी लड़कपन की उम्र से आगे नहीं बढ़ता था, बल्कि तभी मौत मर जाते थे। उसके जन्म पर किसी ज्योतिषी ने उसके वालिदैन को बता दिया था कि उसे हमेशा काला बच्चा के नाम से पुकारा जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। जिस रोज़ भी उसने कोई दूसरा नाम अपनाया, उसकी गर्दिश के दिन शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज तक वो अपने आप को काला बच्चा कहलवाना पसंद करता है। सिकंदर ने उस्ताद मुंशी खां का पता वगैरह पूछा और वहाँ से रुखसत हो गया। अगली सुबह सिकंदर ने जीनत का दरवाज़ा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खोलो तो सामने जर्द चेहरा लिए जीनत मौजूद थी। जीनत की ये हालत देखकर सिकंदर हैरान रह गया, क्योंकि चंद रोज़ पहले उसने जिस खूबसूरत लड़की को देखा था, ये तो वो हरगिज़ न थी। परेशानियों ने उसे बरसों का बीमार बना दिया था। ड्राइंग रूम में उसे बैठने का इशारा करते हुए बोली, कहिए अशोक जी, आपने कैसे कष्ट किया? क्या आपके लिए चाय वगैरह बनाऊं? पता नहीं आप मुसलमानों के बर्तनों में खा पी भी लेते हैं या नहीं। सिकंदर को लगा जैसे वतन से कर रही हो। तुम्हारी जीनत, क्या आप मजाक उड़ा रही हैं? जीनत अजीब ढंग से मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिस पर मुस्कुराहट को भी रोना आ जाए। अशोक बाबू, जो शख्स खुद एक मजाक बनकर रह गया हो, वो भला किसी की हंसी क्या उड़ाएगा? मैं तो बस। बात अधूरी छोड़कर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर दिया तो अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछने लगी और सामने बैठती हुई बोली, अशोक बाबू, आज मेरी दोनों बहनों का चेलम है। वक़्त भी कितनी तेज़ रफ्तारी से गुजर जाता है। ये कहते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। सिकंदर उसे हौसला देते हुए बोला,
जीनत सब्र करो, जाने वाले तो वापस नहीं आते। अब अपनी बेहतरी का कुछ सोचो। इतना तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए हमदर्दी के जज्बात रखता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे मशवरे पर अमल करोगी। ये कहकर वो अपने अल्फाज का रद्दी अमल जीनत के चेहरे पर देखने लगा, मगर वहाँ नाउमीदी की घटाटोप अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं था। जीनत की ज़हनी कफ़ियत को सिकंदर महसूस कर सकता था, इसलिए अपनी बात जारी रखते हुए बोला, अब यहाँ तुम्हारा रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। जीनत गालबन इस तमहीद से उकता गई थी। तलख लहजे में बोली, अशोक बाबू, तुम्हारे इस लंबे भाषण में मेरे लिए कोई बात भी इंकिशाफ का दर्जा नहीं रखती। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि इन रोंडों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं। मैं तुम्हारी हमदर्दी के लिए शुक्रगुजार हूँ, मगर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? सिकंदर उसे टोकते हुए बोला, वही तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो तो सरदार महल सिंह के साथ कल ही दिल्ली चली जाओ। मैं भी चंद रोज़ में वहीं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद तुम्हें बाहिफाजत कश्मीर या जहाँ तुम चाहोगी पहुँचा दिया जाएगा। जीनत उलझे हुए लहजे में बोली, अशोक जी, आपकी और सरदार महल सिंह की हमदर्दी का सबब मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मशवरे पर अमल करके मैं किसी ऐसी दलदल में फंस जाऊं जिसके बाद इंसानियत के नाम से मेरा ईमान मुकम्मल तौर पर उठ जाए। सिकंदर को उसकी ये एहतियात बुरी नहीं लगी थी। जीनत, मैं खुद नहीं जानता कि यह सब कुछ किन जज्बात के तहत कर रहा हूँ, मगर तुम खातर जमा रखो, तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं लगेगी। थोड़ी सी बहस व तमहीज़ के बाद जीनत इस बात पर रजामंद हो गई थी। सिकंदर ने उठते हुए से बताया कि महल सिंह से बात करने के बाद उसे हतमी प्रोग्राम से आगाह कर दिया जाएगा। सिकंदर को केदारनाथ और शंभू के रवैये से अंदाज़ा हो गया था कि उसे जल्द ही दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। वो जानता था कि जीनत किससे हमदर्दी और उस्ताद अहमद से राबता राह के काम से छुपा नहीं होगा, मगर सिकंदर की गुज़श्ता कारकर्दगी की बुनियाद पर उस जैसा अहम मोरा वो अपने हाथ से नहीं खोना चाहते थे। सिकंदर को अपनी अहमियत का पूरा एहसास था। महल सिंह भी अपना सब कुछ दाव पर लगाने के लिए तैयार था, इसलिए जब सिकंदर ने असरार करके उस लड़की की मदद करनी है तो उसने हामी भर ली। उसने दिल्ली में मौजूद अपने चंद ठिकानों से सिकंदर को आगाह कर दिया कि वो दिल्ली पहुंचकर महल सिंह और जीनत से रब्ता कर ले। 26 सितंबर 1986 को रात 8 बजे जीनत ने अपने घर पर आखिरी निगाह डाली। आज उसे अपने माँ बाप बहनें बुरी तरह याद आई। उसकी आंखों के सामने गुजरे हुए लम्हात गर्दश कर रहे थे। किस तरह उसके बूढ़े माँ बाप ने अपनी उम्र भर की कमाई से ये मकान तमीर किया था। उसकी मरहूमा माँ किस इन्हेमाक से अपनी तीनों बेटियों के जहेज़ की छोटी छोटी चीज़ें तैयार किया करती थी। इस मकान के एक एक ज़र्रे से उसके प्यारों की यादें वाबस्ता थी, मगर ये सब तब की बात थी जब यह घर था। अब तो ईंटों और गारे की एक इमारत बाकी रह गई थी। उसके जाते हुए पलटते हुए मकान पर यूँ निगाह डाली जैसे कोई दुनिया से जा रहा हो। रात 9:45 बजे मारवाड़ एक्सप्रेस जोधपुर से आगरे के लिए रवाना होती थी। प्रोग्राम के मुताबिक सरदार महल सिंह प्लेटफार्म नंबर 2 की इंक्वायरी के सामने मौजूद था। उसने 2 टिकट भी ले रखे थे और रिजर्वेशन भी गलत नामों से करा रखी थी। गाड़ी 9 बजे ही प्लेटफार्म पर लग गई थी। जीनत को महल सिंह ने ले जाकर एक सीट पर बिठा दिया और ख़ुद नीचे उतरकर प्लेटफार्म पर टहलने लगा। जीनत बैठी हुई एक एक पल गिन रही थी, जबकि महल सिंह भी प्लेटफार्म पर घूमते हुए बार बार घड़ी की जानिब देख रहा था। आज कम वक्त सुइयों की रफ्तार भी मध्यम पड़ गई थी, अलबत्ता दिल की धड़कनों की रफ्तार ना जाने क्यों बढ़ी हुई थी। ठीक 9:30 बजे इंजन आकर लग गया था। लोग भागम भाग अपनी सीटें संभालने लगे। जब गार्ड ने विसल बजाकर सब्ज़ बत्ती दिखाई तो सरदार महल सिंह भी तेज़ रफ्तारी से दरवाजे के जाना बढ़ा और गाड़ी में सवार हो गया। अब गाड़ी ने खिसकना शुरू कर दिया था। वो बिल्कुल आखिरी डब्बे में सवार हुए थे। महल सिंह ने जीनत के सामने वाली सीट संभालते हुए इत्मीनान की तवील सांस ली और सीट पर ढेर हो गया।
जीनत भी खिड़की से बाहर देखते हुए खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि वो इस शहर से दूर होती जा रही है जहाँ की मिट्टी से उसका ख़मीर उठा था, जिन गलियों में उसका बचपन और लड़कपन गुजरा था, जिस शहर ने उसे दुनिया जहान की खुशियाँ दी थी और जिस मिट्टी के नीचे उसके अपने अबदी नींद सो रहे थे। तलखो शीरी यादें जहन की स्क्रीन पर फिल्म की मानिंद घूम रही थी और आँखों से सावन भादों की जड़ी लगी थी, मगर इसके बावजूद वो मुतमईन थी कि जोर जफा की इस बस्ती से वो दूर होती जा रही है। तभी अचानक रेलगाड़ी के ब्रेकों की चिरचिराहट से फ़ज़ा गूंज उठी और गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। उसके साथ ही यादों का सिलसिला भी टूट गया था। गाड़ी अभी पूरी तरह प्लेटफार्म से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि उसके आखिरी चंद डब्बे प्लेटफार्म पर ही थे। सभी मुसाफिर हड़बड़ा कर एक दूसरे के सामने हैरानी से देखते हुए पूछ रहे थे कि गाड़ी को क्यों रोका गया है, यानी एक दूसरे से गाड़ी के रुकने का सबब दरियाफ्त कर रहे थे। दीगर मुसाफिरों की तरह महल सिंह ने भी खिड़की से बाहर निकाल कर झाँका तो उसकी रूह फना हो गई थी। प्लेटफार्म पर लगी तेज़ ट्यूबलाइट्स की रोशनी में उसने जो कुछ देखा था उसे खौफज़दा करने के लिए काफ़ी था। महल सिंह की उड़ी हुई रंगत देखकर जीनत भी सहम गई थी। क्या हुआ सरदार जी? महल सिंह शिकस्ता लहजे में बोला। काला बच्चा और पुलिस वाले गालबन इस गाड़ी में सवार हो रहे हैं। इतनी देर में एक पुलिस इंस्पेक्टर 4 सिपाहियों के साथ डब्बे पर सवार हो चुका था। उसके साथ ही काला बच्चा और प्रदीप राव भी थे। प्रदीप राव पुलिस वालों के साथ सभी मुसाफिरों को गौर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। जीनत लट्ठे की मानेंद सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसकी सीट के सामने पहुंचकर प्रदीप राव की खुशी के बारे चीख निकल गई। वो पुरजोश लहजे में बोला, इंस्पेक्टर साहब, यही वो लड़की है। काला बच्चा आगे बढ़ा और जीनत को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ बोला, तो ये है वो हर्राफा। क्यों श्रीमती जी, भाग कर कहाँ जा रही थी? जीनत थर थर कांपते हुए बोली, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम कौन होते मुझे पूछने वाले? वो उसके बाजू को झटका देते हुए बोला, इंस्पेक्टर इसे बताना हम कौन है? हरी हरामजादी, तुम्हारी वजह से मेरा बेहतरीन साथी दिलीप सिंह हमेशा के लिए अपाहज हो गया। तुम्हारे यार राजकुमार ने उसके बाजू काट डाले। तुम ही तो अहम तरीन चशमदीद गवाह हो। अगर तुमने अदालत में राजकुमार के खिलाफ गवाही न दी तो राजकुमार को सज़ा देने की जरूरत कौन सा जज करेगा? तुम तो हमारे लिए सोने की कान हो देवी जी। तुम्हारी गवाही से ही तो हम राजकुमार को लंबे अरसे के लिए जेल में भेज सकते हैं। जीनत रोते हुए बोली, मैं तो अब अपना मकान भी हमेशा के लिए छोड़ के आ रही हूँ। जाओ, जाकर उस पर कब्जा कर लो, मगर मेरा पीछा छोड़ दो। काला बच्चा मकरू हंसी हंसे हुए बोला, अरे घबरा क्यों रही हो? जिस सुंदरी के चक्कर में जोधपुर का राजकुमार जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उसे यूँ आम ढंग से विदा थोड़ी होना चाहिए। राजकुमारी, हम तुम्हें बड़ी धूमधाम से रुखसत करेंगे, मगर तब जब तुम्हारे उस यार राजकुमार के मुकदमे का फैसला हो जाएगा। ये कहते हुए उसने इंस्पेक्टर को इशारा किया, जिसने घसीट कर जीनत को डब्बे से बाहर खींच लिया। इस मौके पर महल सिंह कतई खामोश रहा था। उसे डर था कि कहीं उसे भी जीनत के आनते जुर्म में न घसीट लिया जाए। वैसे वो अंदर ही अंदर बुरी तरह खोल रहा था। गाड़ी के इंजन ने दोबारा विसल दी, मगर इस दौरान महल सिंह बोझल कदमों के साथ गाड़ी से नीचे उतर रहा था।